नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंवर और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए सत्य और तथ्य की पड़ताल हम करते हैं और ग्राउंड जीरो पर जुड़ते हैं हमारे रिपोर्टर तमाम ताजा अपडेट्स के साथ। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो आखिरकार क्यों बंगाल में तालातोड़ एक्शन इस वक्त जारी है और किस तरह से जो प्रवर्तन निदेशालय है वो ये एक्शन कर रहा है, इस पर करेंगे विस्तार के साथ बातचीत न्यूज पंच में। और लगातार जो सपा के सांसद हैं वो किस तरह से हम कह सकते हैं उन पर एक्शन, और क्यों उन पर ये एक्शन सरकार ले रही है, आखिरकार किस तरह से जो काम वो कर रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन है, इस पर भी करेंगे बातचीत विस्तार के साथ। साथ ही बात होगी आम आदमी पार्टी की भी, क्योंकि केजरीवाल एंड टीम को कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। क्या है ये नोटिस और क्यों जारी किया गया, इस पर भी करेंगे विस्तार के साथ बातचीत। तो आइए, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर। तो आखिरकार पश्चिम बंगाल में जो प्रवर्तन निदेशालय है वो कार्रवाई कर रहा है और ये कार्रवाई ताला तोड़ एक्शन के मामले में, क्योंकि जो पूर्व डीसीपी हैं उनके घर का ताला तोड़ दिया गया और ये भी बताया जाता है कि वो ममता के खास हैं, यानी कि जो पूर्व सीएम है ममता बनर्जी के खास माने गए विश्वास के साथ। और उन्होंने, यानी कि जब ये ईडी का एक्शन हुआ, ये एक्शन इस वजह से लिया गया क्योंकि बहुत अकूत संपत्ति के मालिक रहे हैं वो। तो प्रवर्तन निदेशालय ने जिस तरह से अब ये कई ऐसे ठिकाने हैं जिन पर छापेमारी जो है वो की है और ये नए सिरे से की गई। अधिकारियों ने साफ तौर पर ये बताया कि कैसे कहीं ना कहीं जब जो ये अकूत संपत्ति है उसके डिजिटल प्रमाण भी उनके पास हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल में ये एक्शन ईडी के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे अहम बात यहाँ पर है कि जिनका नाम है शांतनु बिस्वास, आखिर उन पर विश्वास ही नहीं है। क्यों? बंगाल में जो पूर्व डीसीपी हैं उन पर ईडी की रेड की गई और पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा के घर छापा मारा गया। ये बताया जा रहा है कि जब ममता बनर्जी सरकार में थी तो उनके बेहद खासम खास थे शांतनु सिन्हा, और वजह ये कि उनके पास अकूत संपत्तियां हैं और इसी की तलाश में ईडी ये छापेमारी कर रही है। सबसे पहली बात आपको बताएं कि मुर्शिदाबाद के जो कांदी स्थित है उनके घर का ताला तोड़ा गया। जब ताला तोड़कर ईडी की टीम अंदर घुसी तो वो भी भौचक्की रह गई, क्योंकि जो वो घर था बाहर से भले ही कैसा लगता हो लेकिन राजमहल जैसा बनाया गया था। आलीशान घर, हर कमरे में एसी, ग्रेनाइट पत्थरों का फर्श, और यानी कि वो तमाम सुख सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि क्या वो अपने पैसे से थी या फिर कहीं गड़बड़ झाला हुआ है। शांतनु सिन्हा की बहन गौरी सिन्हा वहां पर रहती थी, स्थानीय नगर पालिका की वाइस चेयरमैन है गौरी। तो कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार ये जो हम कह सकते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए या फिर जो ये पैसे का लेन देन हुआ है उसे कैसे स्थापित किया जाएगा। अब कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको बताते हैं कि कांदी स्थित जो घर का ताला है वो तोड़ा गया। आप देख सकते हैं कि ये एक्शन लिया गया और ताला तोड़कर ईडी की टीम घुसी है। आप सोचिए, ये वही पश्चिम बंगाल है, याद कीजिएगा, जब ममता बनर्जी की सरकार थी और इन्हीं ईडी अधिकारियों को जब इस तरह का एक्शन वो किसी भी शिकायत पर करते थे तो कैसे टीएमसी के जो समर्थक थे वो लाठी पत्थर लेकर आ जाते थे। लेकिन आज क्योंकि कानून का राज है, क्योंकि स्टेट इज रूल्ड बाय लॉ, तो आप समझ सकते हैं कि कांदी स्थित घर का ताला तोड़ा गया। ताला तोड़कर ईडी की टीम घुसी। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आलीशान घर है ये, और इसीलिए ईडी ने जिस तरह से छापेमारी की है तो ये बताता है कि जिस भ्रष्टाचार के चलते ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, उस भ्रष्टाचार में उन्हीं की जो पुलिस के कई आला अधिकारी थे वो इसमें शामिल थे। आप देख सकते हैं कि ईडी संवैधानिक तौर पर अपनी कार्रवाई कर रही। संवैधानिक ये संस्थाएं हैं और इन संवैधानिक संस्थाओं से दिक्कत किसे थी? दिक्कत थी दीदी को, और इसीलिए कई जगहों पर अब ईडी के छापे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको एक पूरा ट्रेल स्थापित करना है और कैसे बैक टू बैक कड़ियां जुड़ेंगी ये भी हमें देखना है। तो 8 अन्य जगहों पर भी तलाशी अभियान किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि शांतनु के जो करीबी हैं सब इंस्पेक्टर, उनके घर की भी तलाशी की गई। वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, और ऐसे में
चक्रबेड़िया फर्न रोड पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। पार्क स्ट्रीट पर एक कैफेटेरिया है, वहां पर भी ये रेड हुई है। तो कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी और तब कई ऐसे सवाल हैं जिनसे हमें जवाब मिल पाएंगे। अब सवाल बहुत बेसिक लेकिन बहुत बड़ा कि आखिरकार इतना पैसा आया कहां से और कैसे इतनी बड़ी संपत्ति को हासिल कर पाए शांतनु बिस्वास। जवाब की तलाश में ईडी है और इसीलिए रेड की जा रही है और केंद्रीय बलों के साथ कांदी पहुंची ईडी। अब जिन शांतनु बिस्वास पे तमाम आरोप लगाए गए हैं, यानी कि कई जगहों पर ईडी के छापे हुए, पार्क स्ट्रीट के कैफेटेरिया रोड पर भी छापे हुए, तो यानी कि कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश है और 8 अन्य जगहों पर भी तलाशी अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि जो सब इंस्पेक्टर हैं शांतनु के करीबी, उनके भी करीबी जो हैं उनके साथ कहीं ना कहीं छापेमारी की जा रही है। और जैसा कि सवाल लगातार ये लाजमी है कि आखिरकार इतना पैसा आया कहां से, इतनी बड़ी संपत्ति को बनाने के लिए ये पैसा किस तरह से आया, इसी की जवाब की तलाश में ईडी जो है वो रेड कर रही है और केंद्रीय बलों के साथ कांदी पहुंची। लेकिन इसमें पैसा कहां से आया ये तो 1 लाख टके का सवाल है ही, लेकिन आखिरकार शांतनु बिस्वास है क्या, यानी कि अगर हम उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें कुछ ग्राफिक्स के जरिए, आइए वो भी आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो शांतनु हैं वो हैं कौन और उन पर ये आरोप, यानी कि जिसके लिए ईडी ये सब छापेमारी कर रही है, वो आरोप क्या है। तो सबसे पहले 14 मई को इनकी गिरफ्तारी हुई थी और सोना पप्पू के साथ रंगदारी का मामला है। रंगदारी यानी कि एक्सटॉर्शन, किसी को आप अगवा कर लेते हैं, अगवा करने के बाद पैसा मांगा जाता है। धोखाधड़ी का भी आरोप है इन पर। साथ ही साथ एनआरआई कोटे से किसी को अगर मेडिकल एडमिशन करवाना है तो आप शांतनु बिस्वास से कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये मामला भी उन पर है। बालू तस्करी, जो रेता होता है, जिन रेते के ट्रक्स जाते हैं उसमें बहुत कमीशन होती है, जैसे कि कट कमीशन की सरकार ही मानी जाती थी ममता बनर्जी की, तो उस पर भी इस पूरे मामले को लेकर भी उन पर आरोप है। आरोप कई हैं और संगीन आरोप हैं और इन संगीन आरोपों के जवाब के लिए ईडी अब छापेमारी कर रही है। और ज़्यादा जानकारी के साथ सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। सौरभ, सबसे पहले तो एक रसूखदार पुलिस वाला, उसके बाद अकूत संपत्ति जिसमें उसके घर वाले तो इन्वॉल्व हैं ही, साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी समझ में आ रही है। अब ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? आंचल, देखिए, शांतनु सिन्हा बिस्वास वो नाम है जिस नाम से सीधा कालीघाट का नाता जुड़ता है। शांतनु सिन्हा बिस्वास अपने कार्यकाल में बहुत समय ऐसा था कि बहुत समय तक वो कालीघाट थाने के ओसी थे और कालीघाट थाने के ओसी के वक्त ही ये माना जाता है कि ममता बनर्जी के साथ उनका जो एसोसिएशन है वो स्थापित हुआ। फिर आगे चल के देखा गया कि शांतनु सिन्हा बिस्वास अपनी कोलकाता पुलिस के बाकी और जो कलीग है सबको पीछे धकलते हुए एक के बाद एक प्रमोशन उनको मिलता गया और आखिरकार वो डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर स्पेशल ब्रांच में चले गए। ममता बनर्जी की सिक्योरिटी की जो टीम है उसमें वो शामिल थे और ममता बनर्जी की हर एक देखा जाता था। यानी अगर ममता बनर्जी का फोटो ऑप सेशन चलेगा तो एक न एक फिल्म में आप शांतनु सिन्हा बिस्वास को देख ही पाएंगे। और ये इस फोटो ऑफ सेशन के जरिए ये कि शांतनु सिन्हा बिस्वास एक अपना अलग साम्राज्य खड़े किए थे। उनके कई सारे फ्लैट है, सिर्फ कोलकाता में नहीं, साथ ही साथ उनके जो जिले में भी काफी सारे प्रॉपर्टीज है और ये सारे प्रॉपर्टीज सोना पप्पू के जो लिंक है, जो एक्सट्रैक्शन का मामला है, जो बालू पचार तस्करी का मामला है, जो मेडिकल में एनआरआई का एडमिशन का मामला है, उस सारे मामले में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो कोलकाता पुलिस के डीसी, चलिए सौरभ के बाद वापस जाएंगे, लेकिन सौरभ तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि डीसीपी कौन, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और बहुत ही हम कह सकते हैं सम्मानजनक पद है। सम्मानजनक पद के साथ सरकार के प्रति तो एक आपकी जिम्मेदारियों का निर्वहन है ही, लेकिन आम जनता के प्रति भी है। लेकिन जिस तरह के आरोप डीसीपी शांतनु बिस्वास पर हैं, ये अपने आप में बताते हैं कि उन पर अगर ये सब आरोप थे तो कोई खास एक्शन कभी हुआ ही नहीं और वजह थी कि उनके सर पर हाथ था वहाँ की सरकार का।
और इसीलिए दर्शाता है कि कैसे जो पैसों का लेन देन हुआ, और एक मामले में नहीं, आप कई मामले जो हमने आपको बताए, इन मामलों में ये पैसे का लेन देन हुआ है। हम वापस भी सौरभ के पास आएंगे, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं अगली खबर जो है वो कैसे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी का नाम चेंज कर देना चाहिए, विवादवादी पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि सपा सांसद जो हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और अब एक और सांसद पर एफआईआर हुई है, उसकी वजह से सियासत गर्मा गई। टेंशन में है अब कौन? सपा की एमपी इकरा हसन। पूर्व मंत्री समेत 25 आरोपी डीआईजी ऑफिस के बाहर जो बवाल किया था उसकी वजह से। यानी समाजवादी पार्टी के कई सांसद जो हैं उनसे जुड़ी अलग अलग कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें हम लगातार देख रहे हैं, और इकरा हसन का नाम इस फहरिस्त में शामिल हुआ है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की पेशानी पर बल क्यों है। तो सपा सांसद इकरा हसन पर पुलिस का एक्शन हुआ है। कैराना से सांसद हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। डीआईजी ऑफिस के बाहर बवाल जब उन्होंने किया तो वो बवाल उन्हें करना भारी पड़ा। पूर्व राज्य मंत्री समेत 25 और भी आरोपी हैं इसमें। क्या किया इन्होंने? सड़क जाम की, हंगामा किया, और सिविल लाइन चौकी की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ है। अब इसमें 6 नामदर्ज हैं और 25 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज है। मोनू कश्यप हत्याकांड में ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन करने का जो तरीका था वो प्रदर्शन से हटकर बवाल था। इसी बवाल पर अब सवाल है और एफआईआर है। तो किन किन आरोपों के तहत जो ये सपा की सांसद हैं इकरा हसन, आखिर कौन से वो आरोप हैं जिन्हें लेकर इन पर एफआईआर दर्ज की गई, आइए आपको वो भी बताएं। तो सरकारी काम में बाधा डाली, सबसे पहला आरोप तो यही है। सड़क जाम की, आप सड़क जाम करेंगे तो आम जनता है उसे मुश्किल होगी। पुलिस के अधिकारियों से बहस की, उन्हें अपना काम ठीक तरीके से करने नहीं दिया, हंगामा किया, साथ ही साथ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, उनको तोड़ा, प्रदर्शन के दौरान अव्यवस्था फैलाई, और सबसे अहम बात जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसे बाधित किया। तो इकरा हसन पर यह आरोप है, और अब इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ रामेंद्र सिंह लखनऊ से जुड़े हैं। रामेंद्र, आखिर सपा की जो सांसद हैं इकरा हसन, उन्होंने सोचा था कि वो प्रदर्शन करेंगी, और कहीं ना कहीं प्रदर्शन जिस तरह से किया गया, जो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन था, इसके बाद भी वो बच जाएंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि योगी सरकार में ये मुमकिन है। आजकल अगर सहारनपुर शामली को कोई जानता होगा तो ये जानता होगा कि एक समय पहले इन लोगों के इतना रुतबा हुआ करता था कि अधिकारी इनसे बचते थे, और कोई भी काम कहते तो ये प्रयास करते थे कि इनका काम करके निकल जाओ, चाहे गलत हो या सही हो। वो दौर शायद इकरा हसन ने अपने पिता के दौर में देखा होगा। वो भूल गई कि 7 साल से योगी सरकार है और ये सब करना अक्षम्य है। जो मुकदमे दर्ज हुए उनमें एक तो मोनू कश्यप के हत्याकांड के मामले पर जांच की मांग करने गई थी, उससे नाराज होकर डीआईजी से धरने पर बैठी, जबरन सड़क रोका, लोगों के आने जाने से रोका, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया। तो इन सारी धाराओं के साथ मुकदमा लिखा गया, और जो इनके साथ 5 लोग थे उनको 107-16 यानी जो शांति भंग की आशंका होती है उसमें चालान किया गया था। इकरा हसन के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। तो जाहिर है कि जो वैधानिक प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा इकरा हसन को, भले ही वो सांसद हों, क्योंकि कानून जो भी तोड़ेगा उसके लिए नियम कानून उत्तर प्रदेश में एक है। जो भी हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, नियम सम्मत ही कार्रवाई की जा रही है। आचल रामेंद्र, ये मोनू कश्यप का पूरा मामला क्या है? और एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा था इकरा हसन का, जहां पर वो जब उन्हें पानी दिया जा रहा था तो वो पानी को पीने से भी मना कर रही थी, उसमें भी उनकी जो बयानबाजी थी, जो शब्द थे, वो भी कहीं ना कहीं बिगड़े हुए बोल थे। देखिए, मोनू कश्यप शामली के लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले थे जिनकी हत्या हो गई थी, और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की भी है, आगे की जांच। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन चाहती थी उस तरह से कार्रवाई करने की बाध्यता शायद पुलिस के सामने नहीं, पुलिस निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, उसको लेकर के विवाद था। वो ये लोग पुलिस से चाह रहे थे कि जो हम कह रहे हैं उस अनुसार कार्रवाई की जाए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी का संकट यह है कि हर चीज में वो राजनीति खोजती है और उसमें अपना वोट बैंक कैसे सधे उस पर काम करती है। इकरा हसन जी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही तो आप सब लोगों ने सुना है, तो उस पर क्या चर्चा करें। लेकिन यह है कि इकरा हसन शायद भूल गए कि शामली वो शामली नहीं रहा है, शामली बदल गया है। जहां जो सांसद हैं
भले ही वो सांसद हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी राज है और योगी राज में गलत काम करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। तो मोनू कश्यप की हत्या के मामले में पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, उसमें कोई संकोच नहीं है। जी रामेंद्र, अब क्योंकि एफआईआर दर्ज की गई तो आगे पुलिस का एक्शन किस तरह से होगा इकरा हसन के खिलाफ? देखिए, अगर आप सरकारी कार में बाधा बनते हैं तो ये सेशन ट्रायल मामला है। दूसरा क्या है कि जो दूसरी धारा लगी हुई है कि आप किसी को जबरन रोक रहे हो, सड़क पर नहीं चलने दे रहे हो, तो वो भी गंभीर धारा है। यानी ये दोनों धाराएं गंभीर हैं। या तो इकरा हसन के पास विकल्प होगा कि हाई कोर्ट जाएं, इन मुकदमों के खिलाफ स्टे लें, और या फिर इन मुकदमों को वैधानिक रूप से अगर जाएंगी तो पहले लोअर कोर्ट जाएंगी, फिर सेशन कोर्ट से बेल आउट होंगी। तो ये एक प्रक्रिया है कि बेल आउट होने के लिए सेशन कोर्ट ट्रायल जाना पड़ेगा, वहीं से इनको बेल मिलेगी। तो अभी कई विकल्प हैं, उनको कानूनी रूप से किस विकल्प का इस्तेमाल करती हैं वो उनको ऊपर है। फिलहाल मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है। आचल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो इकरा हसन पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, अब इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि अब जो भी एक्शन लिया जाएगा, यानी कि सरकार के अंतर्गत, वो नियमों का पालन करते हुए ही लिया जाएगा। लेकिन शायद अब जो आम आदमी पार्टी है उसके दिन हम कह सकते हैं कुछ ठीक नहीं चल रहे, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका क्या होगा जनाब आली, और अब आप क्या करेंगे? क्योंकि केजरीवाल पर फिर एक बार संकट के बादल हैं, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी को एक बार फिर कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है और इस कोर्ट के नोटिस ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया। यानी केजरीवाल एंड टीम को हाईकोर्ट का नोटिस है, और इसके साथ साथ कैसे ये जो नोटिस दिया गया है उसमें सौरभ भारद्वाज का भी नाम है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस दिया। गोपाल राय, सौरभ दास जो कि पत्रकार हैं, उनको भी नोटिस दिया गया। अब एक वकील की अवमानना याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया। और जस्टिस स्वर्ण कांता वाला जो मामला है उसमें लगातार केजरीवाल जैसे कि जस्टिस स्वर्ण कांता की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे थे। केजरीवाल पहले से ही अवमानना मामले में फंसे हुए हैं, और जो अधिवक्ता अशोक चैतन्य हैं उन्होंने ये याचिका दायर की, जहां उन्होंने साफ तौर पर अपनी याचिका में कहा कि न्यायमूर्ति स्वर्णकांता को निशाना बनाया जा रहा है और कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाया। अब याचिका से जो एक राजनीतिक और कानूनी विवाद है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार केजरीवाल निष्पक्षता पर सवाल उठा क्यों रहे हैं? जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की निष्पक्षता पर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल कब उन्होंने उठाया? ये उठाया जब आबकारी मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने इस पर जब ये सवाल वो उठा रहे थे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हितों के टकराव का हवाला दिया, जिसके चलते ये मामला सुर्खियों में आया। और केजरीवाल का आरोप है कि जस्टिस शर्मा के जो बच्चे हैं वो वकील हैं और केंद्रीय सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पैनल में भी हैं। यानी केंद्र सरकार से जो उन्हें काम मिलता है उसका भुगतान भी कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ऐसे में सरकार के लिए मेरे मामले यानी कि जो उनका मामला है उसमें निष्पक्ष फैसला देना मुमकिन नहीं है। तो इन तमाम कानूनी पेचों को समझते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास साथी जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले तो ये कि जो ये नोटिस जारी किया गया है वो ये बताता है कि केजरीवाल की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल्कुल आंचल, इसमें देखें कि आप जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ये अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के बाद ये कहा था कि दूसरी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। वो बेंच असाइन की जा चुकी है हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की तरफ से, और उस मामले पर नोटिस जारी किया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, इन सबको पहले ही हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जा चुका है। लेकिन अब एक वकील ने अलग से याचिका दाखिल की और इसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल और ये बाकी सब लोग जिनको उन्होंने इसमें रेस्पोंडेंट बनाए हैं, ये सभी लोग लगातार ऐसी बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं जिससे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की विशेष रूप से निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को एज ए इंस्टीट्यूशन टारगेट किया जा रहा है। तो इसको लेकर के आज हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि हम क्योंकि ये मामला पहले से ही सुन रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों को नोटिस किया जा चुका है, हम उनसे इस नई याचिका पर भी जवाब मांगेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पहली बार रेस्पोंडेंट बन रहे हैं, जिनमें गोपाल राय हैं और एक पत्रकार हैं सौरभ दास। इन लोगों को नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और ये लोग अब अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। जब आप याद करें कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने लगभग एक 2 बार फैसले दिए अपने रिक्यूजल की मांग को लेकर के। पहली बार उन्होंने डिनाई किया, रिक्यूजल से उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं हटेंगी क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ हियर से पर हैं ये।
दूसरी बार उन्होंने ये जरूर कहा कि क्योंकि अब मैंने अपील पर सुनवाई कर रही हूं तो ये सारे पक्षकार इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं और ऐसे में बेहतर होगा कि वो इस मामले से खुद को अलग कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कुछ किया गया है वो कंटेम्प्चुअस है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हाई कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल है, इसीलिए ये मामला अब एक अलग बेंच सुन रही है और अब वही बेंच इस याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें आज अलग से सौरभ दास और गोपाल राय को पक्षकार बनाया गया है। बाकी लोगों के खिलाफ तो पहले ही हाईकोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। और जिस तरह से विकास लगातार अरविंद केजरीवाल अपने बयानों के जरिए निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, जिसे कहीं ना कहीं कोर्ट क्लियर भी कर रहा है, ऐसे में जो स्थिति है, जब हम कानूनी भाषा में समझने की कोशिश करें, अगर ऐसा कोई पहले भी मामला आता है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसका हवाला वो दे रहे हैं, ऐसे मामलों में किस तरह की राह अपनाई जाती है? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर उनकी तरफ से आरोप जरूर लगाए गए। हालांकि उसको जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने एक विस्तृत आदेश दिया, उन्होंने कहा कि ये सारी बातें गलत हैं क्योंकि एक वीडियो जिसका बताया जा रहा था कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वो एक कॉलेज का कार्यक्रम था। वहां से जानबूझकर ऐसे एडिटिंग की गई कि कॉलेज का नाम पूरे लेक्चर में कहीं नहीं दिख रहा है। उनके कुछ, जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया तो उनके कुछ बयान थे जिनको जानबूझ करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए कहा गया कि वो पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में ऐसी बात कर रही हैं। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बावजूद इसके उनको एक इस विवाद में घसीटा गया है, इसीलिए वो दूसरी बेंच पे इस मामले को भेजेंगी। लेकिन जिस तरह से पूरी चीजें की गई हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है वो चलना चाहिए इन सभी के खिलाफ। जनरली ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामलों में, जहां पर स्थापित होते हैं, मान लीजिए कोई वकील हैं जो कि अंत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, अगर वो किसी पार्टी के लिए कभी पेश हुए थे किसी मामले में और वही मामला अपील में या उससे जुड़ा हुआ मामला उनके सामने आता है तो वो खुद ही रिक्यूज कर लेते हैं। वहां पर सीधे सीधे एक स्थापित चीज होती है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि वो एक बार लॉयर के तौर पर पेश हुए थे। लेकिन यहाँ पर सारी बातें जो थी वो सोशल मीडिया कैंपेन, एडिटेड वीडियो और हियर से पे थी। इसीलिए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा लगातार ये कहती रही कि वो ये खुद को रिक्यूज नहीं कर रही है इस मामले से, सिर्फ इसलिए दूसरी बेंच को रेफर कर रही हैं क्योंकि बाद में भी इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे। अगर वो इस मामले को सुनकर के फैसला देती हैं, फिर भी इस बात को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन बहुत बहुत बिल्कुल परिवार के सदस्यों को भी निशाना बनाया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज न्यूज़ पंच में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए मुद्दों के साथ। अब तक मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वक्त बदला है, तेवर नहीं।